तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। नर्सरी में फल और फूल के पौधे तैयार कर अच्छी आमदनी कमा रहे किसान की कहानी। गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल एवं प्रबंधन। किसान भाइयों, कुछ लोग नए नए प्रयोगों के जरिए न सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि दूसरे लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम भी करते हैं। तमाम किसान नर्सरी को घाटे का सौदा बताने से नहीं चूकते, लेकिन इन्हीं के बीच कुछ किसान ऐसे भी हैं जो बिना उपजाऊ मिट्टी में भी सोना उगाने का साहस रखते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं झारखंड जिला खूंटी के एक ऐसे ही दंपत्ति से जो कि अपने परिवार के साथ रहकर घर में ही नर्सरी बनाकर फूल और फलों के नए पौधे तैयार करते हैं और इन्हें बेचकर घर बैठे ही प्रति वर्ष लाखों की आमदनी कमाते हैं। तो मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके नर्सरी व्यवसाय के बारे में। किसान भाइयों, आज हम आपको झारखंड राज्य के जिले खूंटी में रहने वाले एक ऐसे किसान दंपत्ति की कहानी बता रही हैं, जिन्होंने शौकिया तौर पर अपने घर में ही नर्सरी बनाकर उसमें फूल और अन्य पौधे तैयार किए। लेकिन जब लोगों ने उनकी नर्सरी में नए फलदार और फूलों के पौधों को देखा तो खूब प्रशंसा की और वहाँ से ही इन पौधों को खरीदने लगे। धीरे धीरे इस दंपत्ति ने इस व्यवसाय को बढ़ाया और आज इससे सालाना लाखों की आय कमा रहे हैं। हम दोनों ने मिलकर एक नर्सरी शुरू किया है, जो नर्सरी बारला फ्लावर्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और ये जो नर्सरी हमने खोला है करीब अभी 5-6 साल हो रहा है। 1 एकड़ में फैला हुआ है और शुरुआती दौर में हम लोग ने अपने शौक के चलते ये सब किया था। शुरुआत हम लोग नर्सरी खोलने की तो नहीं था सोचे थे, फूल पौधों का शौकीन थे, शौक था, इसलिए बहुत प्रकार के फूल पौधे सब हम लोग जमा किए थे। अपना घर को सिंगारेंगे, सजाएंगे इन पौधों से, ये सोचकर हम लोग लेके रखे थे। परंतु यहाँ जो लोगों का आना जाना होता था, हरियाली देखकर घुसते थे और इन फूलों को देखकर वो लोग चाहते थे कि ये पौधा हमें भी चाहिए, है ना, ये किस्म का ये पौधा हमें चाहिए। तो इससे हम लोग को एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम लोग इसको एक आगे बढ़ाएं, है ना। और ये जो है नर्सरी का रूप हम लोग ने इसको दिया। किसान भाइयों, इस नर्सरी व्यवसाय से इस किसान दंपत्ति को कितनी आय मिलती है और इससे सालाना खर्च कितना आता है, इस बारे में जानने के लिए एक नजर डालते हैं इनके सालाना आय और व्यय पर। हमारे नर्सरी में बहुत सारे अभी तो किस्म के फूल पौधे हैं। फ्लावर्स जो है सीजनल, तो सीजनल में अनेक प्रकार के हम लोग तैयार करके मतलब लोगों को देते हैं।
और उसके बाद जो है जैसे बरसात के शुरुआत में इस लोकल एरिया में जो है फलदार पौधे ज़्यादा डिमांड करते हैं। हम जो इस नर्सरी का व्यवसाय जो अपनाए हैं मेरे हस्बैंड के साथ में, तो ऐसे तो हम लोग का सीजनल में करीब 50,000 करीब फूल के मतलब कि जो है पौधे जो है बना के हम लोग बेचते हैं। लोग आते हैं खरीदते हैं और करीब फूल के पौधों से करीब हमें 4 लाख करीब हम लोग को प्रॉफिट होता है ना, मिल जाता है। और साथ में ये तो खैर सीजनल हुआ, और साथ में जो है उसमें ऑर्नामेंटल जो साल भर जो रहता है ना, खरीदते हैं अपने घर को सजाने के लिए ले जाते हैं, है ना। तो उसमें है पाइन ग्रुप के सभी प्रकार का पौधा है, तो उसमें करीब हम लोग का साल भर में 2000 करीब पौधा बिक जाता है ना। और उसमें करीब हमको मिल जाता है 1 लाख या 1.5 लाख के करीब हमें इसमें आमदनी मिल जाता है। और साथ में जब बरसात के पहले जो है फल लगाने का सीज़न आता है, फलदार पौधा प्राय सभी प्रकार के A to Z कहेंगे, सभी जितना भी किस्म के फलदार हैं सब प्रकार के फल हम लोग रखते हैं, यहाँ उपलब्ध कराते हैं लोगों को। और ये करीब हो जाता है हमारा करीब 3000 पौधा करीब साल भर में। बरसात शुरू होने के पहले लोगों का जो लेना शुरू होता है 3000 करीब निकल जाता है। और इससे करीब हमें 2 लाख आसपास है ना, चाहे कहेंगे 2.5 लाख करीब हमें इससे प्रॉफिट मिल जाता है। और फूल जो हमारा जो है साल भर का बिक्री जो है अगर ऐसे देखा जाए तो एवरेज कहेंगे 7 लाख करीब है ना, 7 लाख या 7.5 लाख करीब हो जाता है। परंतु इस बीच में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें हमें मतलब देखना पड़ता है, या तो लेबर का खर्चा होता है और फिर खाद मंगाते हैं, दवा हुआ है ना, पेस्टिसाइड्स ये सब है ना, और ट्रांसपोर्ट का है ना, ये सब जोड़ के करीब जो खर्च होता है साल भर में वो हो जाता है 4.5 लाख करीब। कुल आय जो है हमें जो है प्राप्त होता है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर वही करीब 3 लाख हमें आ जाता है। हाँ, खर्च घटा के जितना भी है वो करीब 3 लाख करीब हमें मिल जाता है, प्रॉफिट के रूप में हमें मिल जाता है। किसान भाइयों, उन्होंने बताया कि इनकी नर्सरी में हर तरह के पौधे मिलते हैं, लेकिन खासकर फल और फूलों की मांग ज्यादा रहती है। इन फल और फूलों के पौधे किस तरह से तैयार करते हैं, चलिए जानते हैं खुद इन्हीं से। हम लोग इस नर्सरी में पौधा तैयार करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को गौर में रखते हुए तैयारी करते हैं। जैसे कि सीजनल पौधे जो होते हैं ना, उनको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग मिट्टी को छानते हैं, महीन बनाते हैं, है ना। वो एकदम महीन मिट्टी बन के उसमें जैविक खाद वगैरह मिला करके ही उसके ऊपर में बीज डाल करके उसको ढक करके कुछ दिन रखने के बाद में जब पौधा अंकुरित हो जाता है तब उसको हटा देते हैं, है ना। अंकुरित होने के बाद में ये देखा जाता है कि पौधा पानी देने पर चाहे किसी वजह से गलने लगता है, तो इस गलने से बचाने के लिए हम लोग उसमें डेंथस वगैरह जो दवाई वगैरह होती है जो कि गलने से पौधे को बचाता है, ताकि जो हम चारा लगाए हुए हैं वो सुस्पष्ट और सुंदर और बढ़िया दिखे। इसके लिए स्वच्छ पौधा के लिए हम लोग इसका ध्यान रखते हैं। और एक चीज़ इसमें यह है कि सबसे अच्छी बात यह है कि इस नर्सरी में अब किसी पौधा का एक पौधा लेकर के आप हजारों पौधा बना सकते हैं, और यही आपका इनकम का स्रोत हो सकता है। और इसी पॉलिसी को हम लोग अपनाए हुए हैं, 1 का 4, 4 का 8, 8 का 10, इस तरह से अपना पौधे का बढ़ा करके हम लोग अपना बेच रहे हैं, अपना व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
मौसम में परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है और यदि बदलते मौसम के अनुसार अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक ऐसा ही मौसम का प्रभाव हमारे दुधारू पशुओं पर भी होता है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, ऐसे में पशुओं की विशेष देखभाल की जरूरत है, क्योंकि तापमान का पारा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन भी गिरता जाता है। लेकिन यदि पशुपालक भाई इनके प्रबंधन में कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो गर्मी के मौसम में अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से प्रबंधन हैं, आइए जानते हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार से। दुधारू पशु अगर आप पाले हुए हैं तो ये ग्रीष्म ऋतु अभी जो आप चरम पर है, तो ऐसी स्थिति में आपके दुधारू पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता में अचानक 30 से 40% तक का ह्रास आपको देखने को मिलता होगा। प्रबंधन भी कर रहे हैं, पशुओं को खुराक भी आप ठीक दे रहे हैं, फिर भी उनमें दूध में अचानक ह्रास क्यों हो रहा है? कमी को दूर करने के लिए जो वैज्ञानिक अनुशंसाएं हैं उसके बारे में आपको जानना नितांत आवश्यक है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और यदि इस मौसम में आप अपनी गाय एवं भैंसों से अधिक दूध उत्पादन की चाहत रखते हैं तो आपको अपने दुधारू पशुओं को गर्मी के कुप्रभाव से बचाने के लिए अधिक देखरेख की आवश्यकता होगी। तो इस गर्मी के मौसम में आप अपने पशुओं की देखरेख किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। दुधारू पशु में अगर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऐसी स्थिति में उनके शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो दुष्प्रभावित होती हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दुष्प्रभावित होने से जो उनके शरीर की पानी की इंटेक कैपेसिटी है, मतलब कि पानी अवशोषण होने की क्षमता है अथवा पाचन क्रिया है, ये भी दुष्प्रभावित होती है और इसका सीधा प्रभाव आपके दुधारू पशुओं के उत्पादकता पर अर्थात दूध उत्पादन क्षमता पर देखने को मिलता है। वैज्ञानिक शोध में ये पता चला है कि प्रचंड गर्मी के दिनों में अपने पशुओं के दुग्ध उत्पादन में 35 से 45% तक आप कमी पा सकते हैं। आप अपने पशुओं के लिए स्वच्छ एवं ताजे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दिन में उन्हें 4 से 5 बार अर्थात हर 1.5 से 2 घंटे पर पानी अवश्य ही पिलावें और वो पानी ताजा एवं ठंडा पानी होना चाहिए। पानी जब भी पशुओं को दें किसी छायादार जगह में शांत वातावरण में दें। अपने पशु के नाद में पानी डाल देते हैं, आधे घंटे के बाद उसे पिलाते हैं। ऐसी अवस्था में वो पानी गर्म हो जाता है और पशु अपने पूरे तन मन से पानी नहीं पी पाते हैं। इसलिए शांत वातावरण में स्वच्छ ताजा एवं ठंडे पानी की व्यवस्था दिन में 4 से 5 बार नियमित रूप से करना सुनिश्चित करें। सूर्य की तेज हवाएं और लू का प्रकोप बढ़ जाता है जिससे शरीर से वाष्पीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन होता है और उस पानी के भर कमी को पूरा करने के लिए शरीर में जो पानी है वो पानी अर्थात वाटर जो आप पिलाए हुए हैं वो शरीर के अन्य उपयोगी अंगों में पहले प्रवाहित होता है। स्वाभाविक बात है कि दुग्ध में पानी की मात्रा कम हो जाएगी अर्थात दूध उत्पादन कम हो जाएगा। गर्मी के दिनों में 2 से 3 बार अपने पशुओं के शरीर को धोना सुनिश्चित करें। तेज धूप में या जब तापमान काफी अत्यधिक हो तब अपने पशुओं को हरगिज न नहाने दे या धोएं। बाहर और भीतर के तापमान के कमी के चलते अंतर के चलते सर्द गर्म का प्रभाव सर्दी, निमोनिया अथवा इफ्यूमरल फीवर जिसे अरैया बुखार कहते हैं उसका भी प्रकोप हो सकता है। आप सुबह में 10 बजे के पहले एक बार अपने पशु को अवश्य स्नान करा दें। शाम में 4 से 5 बजे के बीच में पशु को धो दें और धोने के आधे घंटे के बाद ही पशु को दुहाई करना आवश्यक है। पशुपालक भाइयों, गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं के आवास एवं आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं की आवास की व्यवस्था किस प्रकार से करें, साथ ही पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखा चारा खिलाएं। इसके अतिरिक्त पशुओं को दाना भी खिलाएं। तीसरा प्रमुख घटक जो प्रबंधन में आपको ध्यान देना है कि जो भी गौशाला आपका है वो ठंडा रहना चाहिए, ठंडे जगह होना चाहिए। अगल बगल अगर पेड़ है तो अति उत्तम, नहीं है तो जूट के बोरे का पर्दा बना करके जो भी खिड़कियां और दरवाजे आपके गौशाला के हैं वहां अवश्य ही लगा दें। गौशाला के अंदर के तापमान को 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करने में सहायक होता है। किसान भाई, इन दिनों आपको भोजन पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। पशु के आहार पर भी पानी की मात्रा उसमें अवश्य संतुलित दें। नाद में कभी भी हरगिज सूखा न खिलावें। जब भी उसे दें तो स्वच्छ ताजे पानी को पूरा भर के नाद में और गीला करके खिलावें। पशु के भोजन में हरे चारे की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित करें क्योंकि हरे चारे के कमी से भी दूध उत्पादन पर सीधा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हरे चारे के अलावे दाने और सूखा चारा अथवा भूसा
को भी दुग्ध उत्पादन के हिसाब से दें। इसके लिए आप निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क स्थापित करके उचित खुराक की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दाना भी अगर पशु को दे रहे हैं तो सूखा कभी न खिलावें, उसे आप पानी में भिगो कर दें और भिगोने के लिए 3 से 4 घंटे, अगर रेडीमेड दाना आता है तो घर का बना बनाया दाना है तो उसे सिझा कर दें, अथवा 8 से 10 घंटे पानी में भिगोकर अच्छी तरह से फुला करके दें, तभी वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करके आप इस प्रचंड गर्मी के दिन में भी अपने पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता के में हो रहे ह्रास को न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। लीलियम एक बहुत ही सुंदर फूल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फूलों में से एक है। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने लीलियम की खेती की हुई है और जिन किसानों ने इसकी खेती की है उनकी फसल में अब फूलों के कटाई के बाद कंदों का विकास हो चुका है। ऐसे में अच्छी गुणवत्ता के कंदों की प्राप्ति हेतु कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है और इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से बता रहे हैं प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह मान। हमने लीलियम को नवंबर के महीने में बिजाई की थी और ये अब मार्केट में जाने के बाद जो इसका स्टेम, जो 4 इंच स्टेम हम छोड़ते हैं बेड में ऊपर, उसको देखते हैं हम जब वो सूख जाए थोड़ा सा, सूखने के बाद हमें ये हो जाता है कि भाई हाँ बीज दोहना पूरी तरह से तैयार हो गया। लीलियम के कंद उस समय परिपक्व होते हैं जब पौधों में पुष्पन समाप्त हो जाता है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस समय पर पुरानी पत्तियां सूख जाती है और कंद सुसुप्ता अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कटाई के 8 से 10 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर पत्तियों को जमीन की सतह पर कटाई के बाद कंदों को खोद कर निकाल देना चाहिए। खुदाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंद क्षतिग्रस्त न हो। ट्रैक्टर से जो होना इसकी खुदाई करते हैं, थोड़ा बहुत रह जाए बेड कॉर्नर में उसकी कसियों से खुदाई करते हैं। गर्मियों में बल्ब निकालते समय हम नए बल्बों को आधार पट्टिका से जुड़ा हुआ पाएंगे जो आसानी से निकाले जा सकते हैं। यदि बल्बों को 2 ऋतुओं तक नहीं निकाला जाए तो मूल बल्बों के नष्ट होने का खतरा रहता है और कई बार बल्ब का आकार छोटा रह जाता है। और खुदाई करने के बाद इसको निकाल के और इसको पहले उपचारित करते हैं। फार्मेलिन का 3% घोल बना के उसमें उपचारित करके छाया में सुखाते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, छोटा मोटा जो कटा हुआ बीज है उसको बाहर निकालते हैं। इसके अलावा अगर किसी बीज में कोई बहुत ज़्यादा छोटा लगता है तो उसको भी अलग से पैक करके रखें जिससे कि उसका साइज मेंटेन रह सके, क्योंकि अलग अलग साइज को अगर आप बाय द वे आपको बेचना भी पड़ गया तो आप कभी बेचते हो तो उसका साइज के हिसाब से रेट मिलता है। तो हम जैसे 12-14 का साइज़ अलग रखते हैं, 14-16 का साइज़ अलग रखते हैं, 16-18 का साइज़ का जो है ना पैकिंग अलग करते हैं जिससे कि उसको आगे मार्केटिंग करने में दिक्कत ना आए। और इसके बाद प्लास्टिक क्रेट के अंदर इनको कोकोपीट नारियल को भी उपचारित करते हैं हम पहले, जिससे कि उसमें कोई फंगस वगैरह न रह जाए। उसको उपचारित करके और उसमें एक लेयर पहले कोकोपीट की बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर सीड रखते हैं, फिर उसके ऊपर फिर एक लेयर कोकोपीट की बिछाते हैं, फिर सीड रखते हैं। इस तरह से एक क्रेट में तकरीबन 300 बीज हमारे पैक होते हैं और उनको अच्छी तरह से ऊपर से पॉलीथीन में हम ऊपर से सुराख करते हैं जिससे कि इसमें एरेशन रहे। और इसके बाद हम इसको पैक करके ऊपर से टेप वगैरह लगा के फिर हम इसको कोल्ड स्टोर में लेके जाते हैं और कोल्ड स्टोर -1 और 2 डिग्री टेम्परेचर जिसका है माइनस में, उस कोल्ड स्टोर में हम इसको स्टोर करते हैं। तकरीबन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में आगे जाके इसकी बिजाई होनी है, तो ये 6 महीने आगे कोल्ड स्टोर में रहेगा। इसके बाद निकाल के हम इसकी बिजाई करेंगे जिससे कि हमें अगली फसल का अच्छा मुनाफा मिल सके। तो कोई भी बीज अगर कोई हर्ट हो जाता है, थोड़ा कट जाता है, तो उसको ना रखें स्टोर में क्योंकि उसमें आगे फंगस फैलने का खतरा रहता है। हाँ, हम ये कहेंगे कि इसकी बिजाई जो करें वो मैरिज कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए ही करें। इसकी बिजाई समय पर थोड़े बेड दे, 3 बेड लगा दिए, फिर गैप दे दिया, फिर 3 बेड लगा दिए, फिर गैप दे दिया। इस तरह से गैप दे के और फिर लगाएं जिससे कि आपको मुनाफा हो।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ओरमांझी, जिला रांची से कैलाश महतो ने। यह मुर्गियों की उन्नत नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कैलाश जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आप सबको आज बताऊंगा मुर्गी पालन के द्वारा आप कैसे आय वृद्धि कर सकते हैं। तो किसान भाई, हम लोग सबसे पहले जो ध्यान देंगे उसमें उन्नत नस्ल का चुनाव करेंगे। तो उन्नत नस्ल का चुनाव के लिए अगर ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो पॉलीमथ रोक है, कोसिक्स है, और बैकयार्ड फार्मिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, घर के पिछवाड़े अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर ज़मीन जगह नहीं है या तो कोठा में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए झारसिम रांची कृषि विश्वविद्यालय से प्रजाति तैयार किया गया, उसको हम लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ग्राम प्रिया है, बनराजा है और रेड दिव्यान रेड है। इन चारों पांचों नस्ल के जो मुर्गी है अच्छे साबित हुए हैं, अंडे भी अच्छे देते हैं, 200 तक अंडे इसे हम लोग लाभ ले सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे लाभ के लिए पुराने मछली तालाबों का जीर्णोद्धार, नया पान बरेजा बनाते समय ध्यान देने योग्य जरूरी पहलू। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 500512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।